वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 300 है। इसे मिलाकर 300 टेस्ट हो जाएंगे। अभी तक इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रैक्टिस कर लेना। जो स्टैटिक जीके हमारी चल रही थी, हम 1 से 30 तक पहुंच गए थे। कल 30वां क्वेश्चन मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेक्ट्री वाला था, तो उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। 31 टू देखेंगे इसमें हम 45 तक। ठीक है, 150 तक प्रश्न करने हैं कवर ये, और इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। और फिर इसकी एक फुल टेस्ट पीडीएफ बनाकर 150 तक पेड ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इस पर। ग्रांड कैनियन उदाहरण है किसका? कल तक मेनली जो 15 प्रश्न थे हिस्ट्री थी, अब इसमें एक और नया सब्जेक्ट चलेगा। ग्रांड कैनियन उदाहरण है किसका? परत अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, धारा तट का अपर्दन, बूंद अपर्दन। ग्रांड कैनियन उदाहरण है अवनलिका अपर्दन का। इंग्लिश में बोलते हैं इसको गली इरोजन। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ग्रांड कैनियन जो है वो 1 मील गहरा है और लाखों वर्षों में कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया था। यह घटना दर्शाती है कि निरंतर अपक्षय और क्षरण यानी कंटिन्यूइंग वेदरिंग एंड इरोजन इसके कारण लंबे समय तक पृथ्वी को कैसे मौलिक रूप दे सकते हैं। अवनलिका अपर्दन यानी गली इरोजन की बात करें तो सतही जल द्वारा जल निकासी नालिका के साथ मिट्टी को हटाना है। एक बार शुरू होने के बाद नालिका के शीर्ष की और कटाव या किनारे की दीवारों के खिसकने से आगे बढ़ती रहेंगी और बड़े क्षेत्र में बनी अवनलिका उत्खात भूमि स्थलाकृति को जन्म देती है। ठीक है, यानी चंबल बीहड़। जब एक अवनलिका के ऊपरी कटाव के कारण अधिक क्षरण होता है, क्षरण यानी इरोजन होता है, तो तल धीरे धीरे गहरा हो जाता है और एक बीहड़ का निर्माण होता है। बीहड़ की गहराई 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। बीहड़ तलों के और अधिक कटाव से घाटियों का निर्माण होता है। कोलोराडो नदी पर ग्रांड कैनियन एग्जाम्पल है इसका। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए। दो कथन दिए हैं यहाँ पर, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, व्याख्या करेगा तो इस बार डी होगा, नहीं करेगा तो सी होगा। इनमें से कोई सही गलत होगा तो आंसर ए या बी में से दिया जाएगा। तो अभिकथन है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 डिग्री से 70 अक्षांशों में पाई जाती है। कारण क्या है इसका? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। देखिए, यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दो। अक्षांश रेखा ये 0 डिग्री है। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब यहाँ 0 डिग्री अक्षांश है तो यहाँ कहीं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यहाँ नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। ठीक है, अब यहाँ कहीं थोड़ा और ऊपर चले जाओगे तो 60-70 अक्षांश होगा। अब अधिकतर लैंड तो उत्तरी गोलार्ध में ही है ना, भूमि। दक्षिणी गोलार्ध में तो मेनली पानी पानी है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर, मतलब यहाँ 70 अक्षांश पर मिल रही है। यहाँ लैंड तो है नहीं, पानी पानी है, तो ठीक है। अब इसका ऊपर कथन कर रहा है क्या, कुछ व्याख्या कर रहा है क्या? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 से 70 अक्षांशों में पाई जाती है। हाँ तो ठीक है, क्योंकि नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग ही नहीं है, तो बिल्कुल व्याख्या कर रहा है ये आर ए की, तो डी है इसका आंसर। देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं इसको, उत्तरी यूरेशिया में स्कैंडिनेवियाई से लेकर अधिकांश साइबेरिया तक और उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड से अलास्का तक 50 से 70 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर, मतलब उसी सेम अक्षांश पर नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में कोई भूभाग ही नहीं है, लैंड ही नहीं है, समुद्र ही समुद्र है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में संक्षिप्त ठंडी गर्मियाँ और अत्यधिक ठंड होती है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नंबर 33 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक अजैविक घटक उनके एग्जाम्पल पूछ लेता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट? देखिए, जिसमें जीवन है वो जैविक घटक हो गया, जिसमें जीवन नहीं है वो अजैविक घटक हो गया।
तो स्थलाकृति हो गई, विकिरण हो गया, ऊर्जा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, मिट्टी हो गई, ये सारे के सारे हैं अजैविक घटक। लेकिन परजीवी, परजीवी कौन होगा? बैक्टीरिया होगा, कवक होगा। ठीक है, तो ये जो है एक जैविक घटक है, तो डी ही इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य जैविक घटक है, पेड़ पौधे जो ग्रीन प्लांट सांस लेते हैं, भोजन बनाते हैं, जैविक घटक हैं। देखिए सभी जीव जो है भोजन के लिए, ऊर्जा के लिए, पानी के लिए, ऑक्सीजन के लिए, आश्रय के लिए और अन्य जरूरतों के लिए अनिवार्य रूप से दूसरे जीवों और पर्यावरण पर निर्भर है। मनुष्य भी है। जीव और पर्यावरण के बीच संबंध को अंत्यक्रिया अत्यधिक जटिल है। संबंध और अंत्यक्रिया अत्यधिक जटिल है। इसमें जीवित यानी जैविक, निर्जीव और अजैविक दोनों घटक शामिल हैं। ठीक है, पर्यावरण स्थिर नहीं है। जैविक और अजैविक दोनों कारक प्रवाह में हैं और लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। जैविक घटकों के कुछ उदाहरण जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गए, नॉन ग्रीन प्लांट हो गए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, और डिकम्पोजर, परजीवी, सहजीवी, जानवर, मनुष्य, ये सभी। डिकम्पोजर कौन से हो गए? अब घटक जिनको बोलते हैं कवक, शैवाल, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और कवक, शैवाल नहीं। और अजैविक घटकों के उदाहरण क्या हो गए? ऊर्जा हो गई, विकिरण हो गया, तापमान हो गया, सूर्य का प्रकाश भी कह लो इसको, पानी हो गया, वर्षा का जल हो गया। ठीक है, स्थलाकृति हो गई, गुरुत्वाकर्षण, मृदा, ये सब अजैविक घटक हैं यानी निर्जीव हैं। ये जैविक हैं यानी जीवन है इनमें सभी में। क्वेश्चन नंबर 34 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन का सही क्रम है? देखिए ये जो चीज़ हम सब पढ़ रहे हैं कभी ज्योग्राफी में आती थी, लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ने पर इसको ज्योग्राफी से मतलब एक और निकला, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, पर्यावरण पारिस्थितिकी सब्जेक्ट में इसको डाल दिया गया। तो वही चीज़ है ये, और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी सिविल सेवा में भी। तो प्रारंभ से अंत तक कौन सा क्रम सही है इसमें बताइए? समुदाय बनेगा सबसे पहले, जनसंख्या बनेगी सबसे पहले? देखिए सबसे पहले तो जनसंख्या ही आएगी। ठीक है, जनसंख्या मिलकर बनाएगी समुदाय, तो या तो ए होगा, सी होगा। जनसंख्या, जनसंख्या मिलकर बनाएगी समुदाय, समुदाय से मिलकर बनेगा पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र से मिलकर बनेगा वायोम, और ये सभी आ जाएंगे जीव मंडल में। ठीक है, ढेर सारे वायोम मिलकर बनाएंगे जीव मंडल, तो सी है इसका आंसर। देखिए पारिस्थितिकी में विभिन्न जैविक प्रणालियों का एक वर्गीकरण या श्रेणीबद्ध संगठन है जो हम प्रकृति में पा सकते हैं। यह पदानुक्रमित प्रणाली जीवित प्रणालियों के अध्ययन को संगठन के एकल स्तर पर अधिक सीधे ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। व्यक्ति, ढेर सारे व्यक्ति मिलकर बनाएंगे जनसंख्या, व्यक्ति अगर डाल देते तो और आसान हो जाता, इसलिए जनसंख्या से स्टार्ट किया है। समुदाय बनाएंगे, ढेर सारी जनसंख्या, ढेर सारे समुदाय मिलकर बनाएंगे पारिस्थितिक तंत्र, ढेर सारे पारिस्थितिक तंत्र मिलकर बनाएंगे वायोम, और ढेर सारे वायोम मिलकर बनाएगा जीव मंडल। पारिस्थितिकी के संगठन के स्तर हैं ये, और पारिस्थितिकी तंत्र पर स्थानीय या बड़े पैमाने पर शोध किया जा सकता है। सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक संगठन के स्तरों का विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है, यानी जीव जीव मिलकर बनाएगी जनसंख्या, उसके बाद समुदाय बनेगा, पारिस्थितिक तंत्र बनेगा, वायोम बनेगा, जीव मंडल बनेगा, यानी ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाएंगे पॉपुलेशन, ढेर सारी पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाएगी, ढेर सारी कम्युनिटी इकोसिस्टम बनाएगी, ढेर सारे इकोसिस्टम बायोम बनाएंगे, ढेर सारे बायोम बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पर आज ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह जैविक अंत्यक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है कहलाती है क्या? एक को हानि पहुंच रही है और दूसरी अप्रभावित है, क्या कहलाएगी वो? कॉमनसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूटुअलिज्म और न्यूट्रलिज्म, यानी तटस्थता, सहोपकारिता, अंतरजातीय परजीविता, सहभोजिता। सहभोजिता में तो एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रभावित रहती है, यही होगी अंतरजातीय परजीविता। इसमें एक प्रजाति को हानि होती है और दूसरी अप्रभावित होती है। ये जो है म्यूटुअलिज्म, ठीक है, म्यूचुअल, वो सुनी होगी कहावत आपने, हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो दोनों को लाभ होता है इसमें, सहोपकारिता में। इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? बी है। अभी पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है अभी।
देखिए सहभोजिता यानी कॉमन्सलिज्म, एक प्रजाति का लाभ होता है, दूसरी अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए गाय का गोबर डंग बैटल को भोजन और आश्रय प्रदान करता है और डंग बैटल का गाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। गोबड़ेला, गोबड़ेला डंग बैटल जो गाय के गोबर में पाया जाता है। दूसरा अंतर्जातीय परजीविता यानी अमेंसलिज्म, एक प्रजाति को नुकसान पहुंचता है, दूसरी अप्रभावित रहती है। उदाहरण के तौर पर एक बड़ा पेड़ एक छोटे पेड़ को छाया देता है, जिससे छोटे पेड़ का विकास रुक जाता है। छोटे पेड़ का बड़े पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। ठीक है। देखिए दोनों प्रजातियों का लाभ होता है इसमें। उदाहरण के तौर पर परागण पारस्परिकता में परागण को भोजन यानी पराग और अमृत मिलता है और पौधे को पराग क्रॉस निषेचन के लिए अन्य फूलों में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ जो एग्जाम्पल है वो पर्यावरण के अनुरूप ही समझाया जा सकता है। ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा भी इनको जो है एग्जाम्पल को समझाया जा सकता है। अब बचा है न्यूट्रलिज्म यानी तटस्थता। किसी भी प्रजाति को शुद्ध लाभ या हानि नहीं होती इसमें। शायद कुछ अंतर विशिष्ट अंत्यक्रियाओं में प्रत्येक भागीदार द्वारा अनुभव की जाने वाली लागत और लाभ बिल्कुल समान होते हैं, अतः उनका जो प्रभाव है वो तटस्थ होता है, न्यूट्रल होता है। नंबर 36 पर आ जाइए। पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले पौधे को अग्रणी समुदाय कहा जाता है और अनुक्रम के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। मान लीजिए ये फील्ड है कोई, मतलब एक लैंड है। अब यहाँ सबसे पहले एक टमाटर का प्लांट होगा, ढेर सारे टमाटर के पौधे हो गए, तो वो अग्रणी समुदाय हो गया पौधों का। ठीक है। और अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। फिर कुछ यहाँ पर बुरांस के पेड़ या अशोक के पेड़ उग गए। ठीक है। उनकी प्रजाति बढ़ती गई तो वो एक चरम समुदाय हो गया। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अगर बायोलॉजी से किसी ने बीएससी की होगी तो ये पढ़ा होगा वहाँ अपने, पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। या एग्रीकल्चर से किया होगा तब भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए। देखिए अनुक्रमण यानी सक्सेशन तब होता है जब बड़े पैमाने पर प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित विनाश के कारण समुदाय की एक श्रृंखला एक दूसरे की स्थान ले लेती है। यह प्रक्रिया जारी रहती है, एक समुदाय दूसरे समुदाय का स्थान लेता है जब तक कि एक स्थिर परिपक्व समुदाय विकसित नहीं हो जाता। अग्रणी समुदाय पौधों का पहला समूह है जो किसी क्षेत्र पर अधिकार करता है। चरम समुदाय उत्तराधिकार की पंक्ति में अंतिम है और अनुक्रमण चरण अथवा सिरेस वे चरण हैं जो चरम समुदाय की ओर ले जाते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक इसमें गलत होगा और 3 इसमें करेक्ट होंगे और अपने को इसे जो गलत है इसी को ढूंढना है। देखिए आर्द्र सदाबहार वन जो हैं वेस्टर्न घाट, निकोबार, अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। बेलांचली पौधों की जड़ें नरम ऊतक से बनी होती हैं ताकि पौधा जल में सांस ले सके। देवदार के जंगल शिवालिक पहाड़ियों, पश्चिमी और मध्य हिमालय की खड़ी शुष्क ढलानों में पाए जाते हैं। चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। देखिए नंबर्स पे बात अटक रही है तो यहाँ गलत होने की संभावना डी वाले स्टेटमेंट की ज़्यादा होनी चाहिए। 8 नहीं बल्कि 16 प्रकारों में विभाजित किया है। चैंपियन नहीं, चौंपियन और सेठ ने। तो 8 की जगह क्या होगा यहाँ पर? 16 प्रकार। बाकी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, डी वाला गलत है, वही आंसर है। देखिए भारत में वनों के प्रकारों को चौंपियन और सेठ ने 16 प्रकारों में वर्ग किया। कितने? 16। बाकी आदर्श सदाबहार वन की बात करें तो वेस्टर्न घाट, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह एवं पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी विशेषता है सीधे ऊंचे सदाबहार वृक्ष। यहाँ पाए जाने वाले अधिक सामान्य वृक्ष हैं कटहल, सुपारी, पाम, जामुन, आम और होलाक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में
समुद्र तटीय और दलदली वन पाए जाते हैं। उनकी जड़ें नरम ऊतकों से बनी होती हैं ताकि पौधे जल में सांस ले सकें। देवदार के जंगल की बात करें तो शिवालिक पहाड़ियों, पश्चिमी और मध्य हिमालय, खासी नागा और मणिपुर पहाड़ियों की खड़ी शुष्क ढलानों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से चीड़, ओक, रोडोडेंड्रॉन और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। नंबर 38, भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के झांसी में। ये है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1862 में स्थापित 1962 में स्थापित, 1962 में स्थापित भारतीय घास भूमि और चारा अनुसंधान संस्थान अंतर विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से चारा उत्पादन और उपयोग के सभी पहलुओं पर अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा, आरओ में भी, पीसीएस में भी। इसने सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, कृषि व्यवसायों, किसानों को चारा उत्पादन एवं उपयोग पर प्रौद्योगिकियां, मानव संसाधन विकास कौशल, परामर्श और तकनीकी सेवाएं प्रदान की हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाइए। वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों तथा पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं कहलाते हैं क्या? नेस्टन, प्लवक या प्लैंकटन, नेक्टन या फिर पेरीफाइटन? सबको देखेंगे एक्सप्लेनेशन में, इसका उत्तर क्या होगा फिलहाल। ऐसे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों तथा पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं कहलाते हैं पेरीफाइटन। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो पेरीफाइटन को देखते हैं सबसे पहले। ये जीवित जीव हैं जो मजबूती से लगाए गए पौधों के तनों एवं पत्तियों से चिपकी रहती हैं, जो नीचे की मृदा से ऊपर उठती हैं, जिनमें सेशाइल, शैवाल और उनके साथ रहने वाले जीव शामिल हैं। तो विकल्प भी करेक्ट हो गया। नेस्टन की बात करें, ये अनासक्त जीव हैं जो वायु और जल के अंतरा पृष्ठ पर रहते हैं, जैसे कि तैरते हुए पौधे। प्लवक या प्लैंकटन की बात करें, इस समूह में शैवाल आते हैं। शैवाल आ गए तो फाइटोप्लैंक्टन हो गए, ठीक है, जैसे कि सूक्ष्म पौधे तथा क्रस्टेशियंस एवं प्रोटोजोआ, यानी जू प्लैंकटन भी शामिल है इसमें, जो कुछ तीव्र प्रवाह वाले जल को छोड़कर सभी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। और सबसे अच्छा भोजन है मछलियों का, ठीक है। जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ ये प्लैंकटन की उत्पत्ति बहुत तीव्र गति से होती है, बहुत होती है, ठीक है, अधिक संख्या में पैदावार होती है, और वहाँ पर मछलियों के पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। इनको खाने के लिए आती हैं प्लैंकटन को, और उसी जगह का नाम है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। देखिए, नेक्टन की बात करें तो जो जीव तैर सकते हैं वे इसी श्रेणी में आते हैं, और जलधाराओं का प्रतिरोध करने के लिए नेक्टन अपेक्षाकृत विशाल और शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ तो पेरीफाइटन आ गया प्रश्न में, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, नेक्टन आ सकता है, प्लवक आ सकता है, नेस्टन आ सकता है। नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम? कौन सा है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम? कौन सा होना चाहिए इसमें? घास के पर्वत, घास के मैदान, पर्वत, रेगिस्तान, ज्वारनमुख? देखिए, रेगिस्तान और डेजर्ट में तो कंटीले बन झाड़ियाँ, ठीक है, मतलब गिनी चुनी जो वनस्पति है वो मिलेगी, कैक्टस मिलेगा, बबूल मिलेगा, खैर मिलेगा, ये सब। घास के मैदान में भी लिमिटेड है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी यहाँ पर ज्वारनमुख की, एस्चुरीज की, क्योंकि एस्चुरीज वो जगह होती है जहाँ पर नदी जो है समुद्र में मिलती है। तो ए है इसका आंसर। पर्वत में भी गिने चुने पौधे। देखिए, ज्वारनमुख वहाँ स्थित होते हैं जहाँ नदी समुद्र में मिलती है, और ज्वारनमुख जल निकाय है जहाँ नदी के ताजे जल का प्रवाह समुद्र से ज्वार द्वारा लाए गए खारे जल से मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी होगी वो यहीं होगी। ये कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक पूछते हैं उसको सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, तो वो महासागर का है, ठीक है, वहाँ हजारों सालों में प्रोडक्टिविटी जो है उत्पन्न होती है।
वरना एक ही जैसी वनस्पति रहती है सालों तक। नंबर 41 पर आ जाइए। स्वच्छ गंगा निधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया था। कौन सा सही है इसमें? देखिए पहला वाला करेक्ट है। यहाँ प्रधानमंत्री की जगह कुछ और आएगा, वित्त मंत्री आएगा। इसका संचालन वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया था, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही करेक्ट है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। पूछा क्या सही, तो केवल पहला सही। देखिए स्वच्छ गंगा निधि की स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत की गई थी। इसमें योगदान को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका संचालन वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। मेनली पीएम ही इस तरह के करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर वित्त मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाइए। फ्लाई ऐश के संदर्भ में प्रश्न है। फ्लाई ऐश के संदर्भ में दो कथन है यहाँ पर। फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं। इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिना, आयरन के ऑक्साइड, कैल्शियम होते हैं, और इससे फसल की पैदावार कम हो सकती है और यह भूमि की जल धारण क्षमता को भी कम कर देती है। देखिए फ्लाई ऐश हानिकारक है मानव श्वास के लिए, मनुष्य के फेफड़ों के लिए, लेकिन भूमि के लिए उपयोगी है ये। ठीक है, भूमि के लिए उपयोगी है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। सॉरी, सही है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला गलत है। फसल की पैदावार को बढ़ा सकती है फ्लाई ऐश, बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकती है फ्लाई ऐश। देखिए फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें सिलिका, एल्यूमिना, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, सीसा यानी लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, तांबे जैसी जहरीली भारी धातुएं शामिल होती हैं। तो पहला वाला सही हो गया। कोयले से संचालित बिजली संयंत्रों की चिमनियों तक ग्रिप गैसों के पहुंचने से पहले ही फ्लाई ऐश को आमतौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स अथवा अन्य कण निस्यंदन उपकरण द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। निष्पंदन है। ठीक है, फ्लाई ऐश का जो उपयोग है वो बंजर भूमि के पुनर्ग्रहण में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश से फसल की उपज में वृद्धि हो सकती है और यह भूमि की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाइए। किस राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है? विश्व की फाल्कन ये पक्षी है नागालैंड को, नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड विश्व की फाल्कन राजधानी है। न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व की फाल्कन राजधानी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अमूर फाल्कन है इसका पूरा नाम। दुनिया में सबसे अधिक भ्रमण करने वाले रैप्टर हैं ये हर साल मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका की उड़ान के दौरान नागालैंड की दोयांग झील पर बसेरा करने आते हैं, इसलिए नागालैंड को विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मंगोलिया से आते हैं ऑल द वे टू नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म धातु रोग नहीं है? धातु रोग सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? धातु रोग है ये, और इम्पोर्टेंट है ये भी। पारे के सामने मिनीमाटा रोग लिखा है, कैडमियम के सामने इटाई इटाई लिखा है, आर्सेनिक के सामने ब्लैक फुट रोग लिखा है, और लेड के सामने लिखा है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिनीमाटा, इटाई इटाई, ब्लैक फुट, कई बार एग्जाम में प्रश्न बने इन पर। देखिए पारा मिनीमाटा रोग ठीक है, कैडमियम इटाई इटाई ठीक है, आर्सेनिक ब्लैक फुट रोग सही है। ब्लू बेबी सिंड्रोम लेड से नहीं होता। ठीक है, गलत है यहाँ पर डी। तो पारा मिनीमाटा रोग सही है, कैडमियम इटाई इटाई सही है, आर्सेनिक ब्लैक फुट रोग सही है, लेड से होता है एनीमिया, और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट। ठीक है, 44 हो गए। 45 अंतिम अंतिम प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक अच्छे जैव संकेतक के रूप में काम करता है? गुड बायो इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूशन। काई यानी नीली हरी शैवाल है, काई शैवाल, लाइकेन और कवक। इसका आंसर है लाइकेन। लाइकेन के प्लांट
गुड बायो इंडिकेटर हैं और एसिड रेन इंडिकेटर भी हैं ये। देखिए जैव संकेतक एक पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। कोश लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो वायु गुणवत्ता का अच्छा जैव संकेतक होते हैं। द विकल्प सी सही है इसका, तो याद रखिएगा। एसिड रेन इंडक्टर पूछ ले, अम्ल वर्षा सूचक पूछ ले तब भी लाइकेन के प्लांट है, और अच्छा जैव संकेतक पूछ ले तब भी उत्तर लाइकेन का प्लांट ही है। तो 15 + 15 + 15 45 हो गए। 150 तक हम इसमें स्टैटिक ये प्रश्न कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।